हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज हम लोग मराठा राज्य के लिए सेकेंड पार्ट लाए हुए हैं, जिसमें आज मराठा राज्य की स्थापना के बाद जो उसके शासनकाल और उसके बाद क्या क्या हुई उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले एक और क्लासेस हो चुकी है, जो भी अभी तक नहीं देखे हैं उनको प्लीज़ देख लें ताकि आपको बेहतरीन रूप से समझ आएगा। पहले वाली क्लास में मैंने बताया था मराठा राज्य जो है किस तरह से अस्तित्व में आया, किसने लाया, कब लाया, उसके बाद किस तरह से स्थापना हुई, इसके बारे में फुल्ली डिटेल्स के साथ मैंने बताया था। जो भी अभी तक नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट में उनका लिंक पिन कर दूंगा, आप उनसे देख लीजिएगा। क्लियर। और ये जो भी कंटेंट मिल रहा है ये वो हाई लेवल के हैं, अच्छे स्तर के हैं। ये इस तरह के लेवल के आप पढ़ लोगे तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए आपके लिए इजी लगेगा। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। जैसे मराठा राज्य की स्थापना जो है किस तरह से स्थापना हुई उसके बारे में मैंने कल की ही वीडियो में बता दिया था, और आज के वीडियो में उसके आगे से बताएंगे। जिसमें मराठा राज्य की स्थापना जो है 1674 ईस्वी में हुआ था। 1674 मतलब 1674। इसका फर्स्ट शासक जो था शिवाजी थे, और शिवाजी ने ही मराठा राज्य का राज्याभिषेक किया था, जो रायगढ़ के किले में किया था। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मराठा राज्य का राज्याभिषेक किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। कहाँ किया था? रायगढ़ के किले में किया था। उसके बाद एक और है, उस समय जो राज्याभिषेक हुआ था तो उस टाइम एक पंडित थे जिनका नाम गंगा भट्ट था। उन्होंने राज्याभिषेक करवाया था शिवाजी के द्वारा। क्लियर। उसके बाद मराठा में जो है राजा को जो है वो छत्रपति कहलाता था। जो राजा हुआ करते थे वे छत्रपति कहलाते थे। क्लियर। जैसे छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, छत्रपति राजा राम, छत्रपति शिवाजी सेकेंड, ये सब जो है मराठा राज्य का जो शासक थे, राजा थे, इसलिए उसे छत्रपति कहा गया। और इस आगे चलकर ये छत्रपति बदल जाता है पेशवाओं के रूप में। आधुनिक मराठा में जानेंगे उसके बारे में, जो कि आगे चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग बने रहिए ताकि फुल डिटेल्स के साथ आप समझ सकेंगे। उसके बाद शिवाजी जो है इस राज्याभिषेक के दौरान एक वचन दिया कि हिंदुओं की रक्षा करेंगे या हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। मतलब हिंदुओं के प्रति वो अच्छी नीति अपनाई, हिंदुओं की रक्षा के लिए एक वचन दी। ओके। उसके बाद शिवाजी के पास जो है मजबूत सेनापति था। वो सेनापति के बलबूते पर ही यहाँ तक पहुँच पाया और मराठा राज्य की स्थापना कर सका। इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में चर्चा की है। ठीक है। उसके बाद शिवाजी जो है राजस्व वसूलते थे, और वह राजस्व वसूलने का क्या मतलब, क्यों वसूला? क्योंकि मराठा के पास मतलब चलने के लिए, खाने पीने के लिए आर्थिक व्यवस्था सही नहीं था, जिससे कि उन्होंने राज्य सही से नहीं चल पा रहा था। इसलिए वे जो है राजस्व वसूलते थे। वो भी राजस्व किससे वसूलते थे? वो अपने पड़ोसी राज्यों से वो राजस्व वसूलते थे। वो दो टाइप का राजस्व वसूलते थे, जिसमें से पहला राजस्व है चौथ और दूसरा है सरदेशमुखी। हम जानते हैं चौथ जो होता है मतलब 1/4 भाग, इसलिए चौथ कहा गया। किसी का 1/4 भाग वो राजस्व लेते थे, उसे चौथ कहते हैं। और उसके बाद सेकंड में जो है सरदेशमुखी मतलब इसके बारे में समझते हैं। इसका मतलब है कि जैसे राजस्थान में पटेल होता है, उसी तरह महाराष्ट्र में जो है देशमुख हुआ करते हैं, मतलब देशमुख होते हैं टाइटल में। इसलिए ये क्योंकि महाराष्ट्र के अंतर्गत मतलब महाराष्ट्र के आसपास है मराठा, जो कि अभी वर्तमान समय में कर्नाटक में है, तो वे देशमुख सबसे राजस्व वसूलते थे। वे सभी देशमुख से राजस्व वसूलते थे, और वो राजस्व जो है छत्रपति मतलब कि जो मराठा राज्य के शासक थे, राजा थे, उसको दिया जाता था राजस्व। इसलिए वे देशमुखों से लिया जाता था, छत्रपति को मिलता था, इसलिए इसको सरदेशमुखी कहलाया। देशमुखी से लिया और छत्रपति को पहुंचा, इसलिए उसके आगे सर लगा दिया गया, सरदेशमुखी। क्लियर। और उसके बाद मराठा राज्य के पास जो है
मंत्रिमंडल थे वो 8 थे, अष्ट थे। क्लियर? अष्ट यानी कि सलाहकार मददगार थे, जिसमें से 8 मंत्री थे। और 8 मंत्री कौन कौन थे उनके बारे में आप जानेंगे। फर्स्ट में है पेशवा, जो मुख्य प्रधान थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेशवा। छत्रपति आगे चलकर जो है ये मराठा के पेशवा मतलब एक अपना शासन चलाना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मैंने कल की वीडियो में ये भी बताया था कि मध्यकाल में छत्रपति और आधुनिक मराठा में जो है पेशवाओं का युग कहलाता है। तो आगे चलकर जो है ये पेशवा शासन करने लगे। क्लियर? आगे इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सेकेंड में आमती या मजूमदार जो है वो वित्त क्षेत्र में थे। उसके बाद तीसरा में सुमंत, जो विदेश मामले में, सुमंत मतलब कि इसे विदेश मंत्री भी कह सकते हैं। क्लियर? जो विदेश मामले के द्वारा बात को मतलब समझाए बात को करे। उसके बाद 4 में है वाक्यान्विश जो है दरबारी कार्रवाई थे, दरबार के कार्रवाई थे। और उसके बाद 5वां है चिटनीस, जो राज के पत्रकार थे उसके। ठीक है? उसके बाद 6ठा में सर ए नौबत, जो सेनापति थे, सेनापति के हेड सर ए नौबत थे, ये मराठा राज्य का है। उसके 7वां है पंडित राव, ये अनुदान के लिए थे। उसके 8वां है न्यायाधीश, जो न्याय के लिए थे। ये आठों मंत्री थे मराठा के, जो सभी योग्य थे। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब जानेंगे 3 अप्रैल 1680 के बारे में। जो क्या हुआ था, जैसे कि अपन मराठा राज 1771 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद किसने किया? शिवाजी ने किया। उसके बाद शिवाजी की जो है मृत्यु 1680 ईस्वी में हो जाता है, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था। अब जानेंगे कैसे हुआ था। ये जो है 1680 यानी कि 3 अप्रैल 1680 को जो शिवाजी की मृत्यु जो है एक रहस्यमय तरीके से होती है। अभी तक उसके मृत्यु के बारे में कोई भी विद्वान सही रूप से पता नहीं लगा पाया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि उनके सरदारों के द्वारा विष देने के कारण हुई, और कुछ विद्वानों के द्वारा जो कहा जाता है कि शिवाजी की दूसरी पत्नी जो थी सोयराबाई उसे विष देकर मार दी। क्यों? क्योंकि सोयराबाई चाहती थी कि वो अपने बेटे को शासक यानी कि छत्रपति बनाए। हालांकि सोयरा के बेटे जो हैं छत्रपति बनते हैं, लेकिन वो पहले शासक मतलब शिवाजी के बाद उसे ही बनाना चाहते थे। यानी कि सोयराबाई के बेटे का नाम था राजा राम को ही बनाना चाहते थे, जबकि राजा राम तभी ओनली मात्र 10 वर्ष के थे। और शिवाजी के जो पहली पत्नी के बेटे थे संभाजी, वो बड़े थे, जिसके बारे में कल भी चर्चा की है। संभाजी संभाजी का भी योगदान अच्छा रहा है स्थापना करने में। इसलिए संभाजी को सबसे पहला मतलब शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी को शासक बनाया गया, राजा बनाया गया, छत्रपति बनाया गया मराठा राज्य के। और इस तरह से जो है शिवाजी का जो है मृत्यु रहस्यमय है। कुछ विद्वानों का सभी विद्वानों का अलग अलग कथन है। इसलिए ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट है, सरदारों के द्वारा या तो सेकंड पत्नी के द्वारा। ओके, अब चलिए हम लोग जानेंगे संभाजी के शासनकाल में क्या क्या हुआ। संभाजी का शासनकाल जो है 1680 से 1689 यानी कि 1680 से 1689 तक चला। संभाजी जब थे यानी शासक बने थे, राजा बने थे, छत्रपति बने थे, उस समय जो है मुगलों के साथ अच्छा मित्रता थी। इसलिए मुगलों ने संभाजी को उच्च मनसब उपहार किए थे। क्लियर? उसके बाद अकबर सेकंड कौन थे? औरंगजेब के बेटे थे। औरंगजेब के बेटे जो है वो अजमेर से दक्षिण भारत आते हैं, मतलब मराठा आते हैं, और संभाजी उसे संरक्षण दिया, मतलब उसे कैदी के रूप में भेदभाव किया, उसका अच्छा स्वागत नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मराठा राज्य की स्थापना से पहले उनके पिता संभाजी के पिता शिवाजी को कैदी बना लिया था। कल की वीडियो में इसके बारे में पूरा अच्छा से समझाए हैं, आप देखिए, जरूर देखिए इसके बारे में। तो संभाजी के द्वारा उसे वहाँ से भगाने में सफल हुआ, और कहीं ना कहीं इसलिए संभाजी भी उससे बदला लेने के लिए औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय को संरक्षण दिया। उसके बाद इस तरह से मुगल जो है भड़क गया, कैसे मेरे बेटे को संरक्षण कैदी बना सकता है। इसलिए औरंगजेब ने भी राजनीति की। औरंगजेब जो है अपने मुख्य सेनापति
मुबारिज खां उसके उच्च सेनापति, सबसे अच्छे सेनापति थे मुबारिज खां। मुबारिज खां को दक्षिण भारत मतलब मराठा भेजते हैं और 1689 यानी 1689 में औरंगजेब की सेनापति जो है मुबारिज खां संभाजी की हत्या कर देता है, मतलब संभाजी की मृत्यु कर देता है मुबारिज खां। क्लियर। उसके बाद जो है मुबारिज खां जो है संभाजी के पुत्र साहू और उसकी पत्नी को मुगल ले जाते हैं, मतलब मुगल जो है मुबारिज खां उसे कैदी बनाकर अपने मुगल दरबार लेके चले जाते हैं और उनका पालन पोषण जो है वहीं होता है मुगल दरबार में, साहू का और उसकी पत्नी का, साहू और उसकी, ठीक है। उसके बाद जो है जब संभाजी मर गया, उसके बाद उसके पुत्र जो है साहू को मुगल लेके चले गए। तो ये संभाजी जो पहले शिवाजी के पहली पत्नी के बेटे थे, तो अब उसके बाद जो है उसके बाद गद्दी पर बैठने वाला आ गया है सोयराबाई के पुत्र, जो कि शिवाजी के दूसरी पत्नी की बेटे थे, ठीक है, राजा राम। क्लियर। ये गद्दी पर बैठा राजा राम, पहले बैठा शिवाजी, उसके बाद शिवाजी, उसके बाद राजा राम। क्लियर। अब राजा राम के बारे में जानते हैं। राजा राम का शासनकाल जो है 1689 से 1700, क्लियर, 1689 से 1700 ईस्वी में तक हुआ। ये जो है संभाजी से बेहतर शासक थे। संभाजी शासक अच्छे थे, लेकिन उससे भी बेहतर राजा राम थे। और राजा राम के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो कि आज तक इतिहास में देखा गया नहीं हुआ है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये कई स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी के यूपीटी में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा शासक है जो शासक थे लेकिन गद्दी पर नहीं बैठ पाए। तो उनका आंसर हो जाएगा राजा राम। राजा राम एक ऐसा शासक थे जो गद्दी पर नहीं बैठ पाए थे, जीते जी, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनका भी जो निधन 1700 ईस्वी में हो जाता है। ये भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं अपने राज्य के लिए। क्लियर। 1700 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा राम के बाद जो है शिवाजी द्वितीय छत्रपति बनते हैं, जिनका शासनकाल 1700 से 1707 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट है शिवाजी द्वितीय के बारे में, इसके बारे में सही से समझिएगा आप लोग। क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब मतलब मुगलों का सरदार, मतलब मुगलों के सम्राट, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छा से समझना है इसको। ये राजा राम के पुत्र थे। जो शिवाजी द्वितीय है ये राजा राम के पुत्र हैं, जो अभी 1700 ईस्वी में उनका निधन हो गया, तो उनका सुपुत्र छत्रपति बन गया। ये शिवाजी जो है अल्प से एक बच्चा था, मतलब छोटा था, जिसके कारण वो गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन सही से शासन नहीं कर पाने के कारण वो उनकी माँ जो है उसका संरक्षक बन गई, जिनका नाम ताराबाई है। ताराबाई थी। ताराबाई के पति का नाम राजा राम। राजा राम के बेटे शिवाजी द्वितीय। शिवाजी की माँ ताराबाई। ताराबाई ही शिवाजी द्वितीय के संरक्षक थे। क्लियर। उसके बाद जो है इसी के शासनकाल में मराठा स्वतंत्रता संग्राम का काल कहलाया। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मराठा स्वतंत्रता संग्राम का काल कब से कब तक कहलाया, तो 1700 से 1707 ईस्वी तक। किसके शासनकाल में कहलाया? शिवाजी द्वितीय के। क्लियर। उसके बाद जो है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जो मृत्यु हो जाती है, मुगलों की स्थिति बिगड़ जाती है। क्लियर। मुगलों के जो है यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन होना स्टार्ट हो जाता है, और औरंगजेब के बाद जो उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम उसका शासक सम्राट बनता है, जो 65 वर्ष की आयु में बना था। देखिए इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में जो फुल डिटेल के साथ नई वीडियो के साथ आएंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बहादुर शाह फर्स्ट जो है कैसे बन गया। औरंगजेब जो है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था, और उनका बेटा जो है, 4 बेटे थे। एक मुअज्जम, दूसरा मोहम्मद आजम, दूसरा कामबख्श और चौथा अकबर द्वितीय। देखिए 4 बेटे थे, चारों बेटे में देखिए बेटा बहादुर शाह फर्स्ट का नाम नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो ये मुअज्जम जो थे, मुअज्जम उसका वास्तविक नाम था, उसका नाम बहादुर शाह फर्स्ट था और उसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। इसलिए मुअज्जम और बहादुर शाह एक ही आदमी है, औरंगजेब के पहले बेटे। क्लियर।
इस तरह से। और इसके बारे में बहुत सारी और भी रुचि है, जबकि चारों बेटों में लड़ाइयाँ होती है कि कौन बनेगा शासक, कौन बनेगा सम्राट मुगलों के। तो इसके बारे में हम लोग मुगल दरबार जो है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के में चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, आगे बहुत जल्द ही आएंगे। ओके, इस तरह से जो है बहादुर शाह फर्स्ट का इतिहास शाही बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह फर्स्ट को जो है इतिहास शाही बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 65 वर्ष की आयु में बना था। और बहादुर शाह फर्स्ट जब शासक बना तो उसे सबसे ज़्यादा जो है चुनौती का सामना दक्षिण भारत के मराठा से करना पड़ा था, क्योंकि मुगल और मराठा के पास युद्ध मतलब रेगुलर युद्ध हो रहा था, जिससे कि बहादुर शाह फर्स्ट का चुनौती का सामना करना पड़ रहा था मराठा के साथ। और उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट ने साहू यानी कि संभाजी का बेटा को रिहा कर दिया। इससे पहले जो शिवाजी के बेटे संभाजी की जब हत्या कर देता है, उनका औरंगजेब के सेनापति मुबारिज खां कब करते थे 1689 ईस्वी में। उसके बाद जो है उनके बेटे को मतलब साहू को जो लेके चले जाते हैं मुगल दरबार, वहीं जो लालन पालन उनको रिहा कर देता है। क्यों रिहा कर देता है, देखिए अब जानिए रिहा क्यों कर देता है। बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो कहीं ना कहीं मराठा से मतलब लड़ नहीं पा सकता था, इसलिए वो रणनीति यह अपनाई कि शिवाजी द्वितीय जो था उनकी मृत्यु तो 1707 ईस्वी में हो जाती है, नहीं 1707 तक ही है। तो उसके बाद शिवाजी द्वितीय का नहीं, उसके बाद शिवाजी द्वितीय और साहू के बीच, अगर साहू को रिहा कर देते हैं तो दोनों के बीच युद्ध होगा। इससे दोनों में से एक की मृत्यु होगी, युद्ध में हारेंगे जरूर। इसलिए उन्होंने ये रणनीति अपनाई, साहू को रिहा कर दिए। और साहू भी अपने राज्य के लिए मतलब छत्रपति बनने के लिए उत्सुक थे, क्लियर। इसलिए साहू भी आगे चलकर साहू और मराठा के बीच जो है मतलब मराठा के बीच युद्ध होता है, जो आगे के इतिहास में 1707 का खेरा का युद्ध के नाम से जाना गया था। आप कई बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कि खेरा का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ था। तो यह 1707 ईस्वी में हुआ था, मराठा वर्सेस मराठा के बीच हुआ था। अब जान गए होंगे क्यों मराठा वर्सेस मराठा के बीच कैसे हुआ था। देखिए, अब मराठा वर्सेस मराठा था, एक तरफ शिवाजी सेकंड था, एक साइड साहू था। शिवाजी द्वितीय का जो है वो उसका संरक्षक ताराबाई मतलब उसकी माँ करती थी। उसके बाद साहू अकेले था। साहू युद्ध के लिए मतलब युद्ध के लिए जो है योग्य नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो सब दिन मुगलों के दरबार में कैदी के रूप में रहा था, तो उसे आइडिया नहीं था। इसलिए जो है मुगल ने उनका समर्थन किया और बालाजी विश्वनाथ जो मराठा राज्य के ही थे, बालाजी विश्वनाथ, ये आगे चलकर देखिएगा इतिहास बदल देगी। इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा क्लास को। इस तरह से बालाजी विश्वनाथ साहू का समर्थन करता है और इस युद्ध में जो है साहू की समर्थन मजबूत होने की वजह से मराठा का नया छत्रपति साहू बनता है। इस तरह से शिवाजी सेकंड की हार होती है और साहू की जीत होती है, और इस तरह से साहू छत्रपति बन जाते हैं। अब साहू के बारे में जानेंगे। साहू जो है यह संभाजी की तरह योग्य नहीं था, लेकिन संभाजी जैसे योग्य शासक नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये सब दिन मुगल के दरबार में कैदी के रूप में रहा था, इसलिए ये योग्य शासक नहीं बन पाया था। और साहू का शासनकाल जो है 1707 ईस्वी से 1748 ईस्वी का तक है। इसके शासनकाल में मराठा का सब कुछ बालाजी विश्वनाथ संभालते थे, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने ही ये मराठा के भर से मराठा जो शिवाजी से युद्ध हुआ था उसमें इनका समर्थक था, इसलिए बालाजी विश्वनाथ इसका राइट हैंड थे। सब कुछ इन्हीं के द्वारा संभाला जाते थे मराठा का। और इस युग को पेशवाओं का युग कहलाया। पेशवा जो थे पेशवा वो वंशानुगत नहीं थे। वंशानुगत मतलब कि जिस तरह से मराठा छत्रपति थे, छत्रपति के बेटे जैसे शिवाजी के बेटे संभाजी बने, संभाजी के बाद राजा राम बने, राजा राम के बेटे जो है शिवाजी सेकंड बने, इस तरह से। और इस तरह से पेशवाओं में नहीं था, वंशानुगत नहीं था। लेकिन 1713 ईस्वी में जो है आधुनिक काल के ये साहू का
काल में ही देखिए पूछे जाएंगे। 1713 ईस्वी से जो है ये आधुनिक काल के अंतर्गत आने लगे। अब जो है ये पेशवाओं का युग जो है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि पेशवाओं का एक अलग सा ही अस्तित्व आ जाता है। इस तरह से पेशवा इस वंशानुगत नहीं होने के बाद भी वो अपनी मतलब जिस तरह से नीति नहीं है, वंशानुगत को हटाकर अपना वंशानुगत बना दिया। जिस तरह से बालाजी विश्वनाथ वो पेशवा से ही थे, पेशवा के थे, तो वो छत्रपति को हटाकर पेशवा में कन्वर्ट कर दिए और पेशवा के द्वारा आगे लेकर चले गए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बहुत जल्द, यानी कल ही इसके नेक्स्ट टॉपिक आएंगे और कल आधुनिक मराठा के बारे में जानेंगे बहुत ही जल्द और बहुत ही बेहतरीन रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आज के जहाँ तक हम बताने का प्रयास किए हैं, यानी कि मध्यकाल के मराठा राज्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के वीडियोज को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से मराठा राज्य की स्थापना हुई, किस तरह से क्या क्या हुआ। क्लियर? इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इतनी अच्छी कंटेंट और इतनी बेहतरीन रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट करोगे तो हम लोग भी आगे जा सकते हैं और हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं आपकी एक सपोर्ट की वजह से। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।